हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल तथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमी थी? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये कहता था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं और कैसे चक्कर लगाते हैं और उनका वेग क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होती है। ये सब सारे उनमें कमियाँ थी। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो एक समय आएगा वो थक के नाभिक में गिर जाएंगे और परमाणु खत्म हो जाएगा। तो ये सब उनमें कमियां थी, ठीक, उनके मॉडल में। तो फिर आया नील बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील बोर 1913 ईस्वी में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्धांत का उपयोग किया। ठीक, नील बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, जिनके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा लगातार नहीं निकलती, ना ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का लगातार अवशोषण करता है। ठीक, सतत यानी कि लगातार नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उससे ना ही ऊर्जा लगातार निकलती है, ना ही ऊर्जा वह एब्जॉर्ब करता है लगातार। ठीक, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है। जिन्हें क्वांटा कहते हैं। ऊर्जा जो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है, कक्षाओं के रूप में होती है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। ठीक, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर ने परमाणु मॉडल के विषय में निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। ठीक, नंबर पहली क्या है? इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा नष्ट किए अपनी अनुमत कक्षाओं रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है लगातार ऊर्जा नष्ट किए बिना अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। देखिए कितने कक्षाएं हैं? एक, जिन्हें KLMN, ठीक, अल्फ़ाबेट में KLMN और अंक में 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया गया है। एक कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा। इन कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होती है, ऊर्जा लेवल अलग अलग होती है। अतः ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल अलग अलग होती है और इन्हीं ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, अनुमत और बिना अपनी ऊर्जा नष्ट किए। चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। इन कक्षाओं को KLMN अक्षरों में या संख्याओं में 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, नंबर दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणांक होगा। ठीक, n/, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणांक होगा। इसका पूर्ण गुणांक होगा और अगर होगा तभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमेगा। ठीक, MVR का मतलब होता है m का मान क्या है? m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब इलेक्ट्रॉन किस वेग से घूम रहा है और r का मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या है इलेक्ट्रॉन की और नाभिक से कितनी त्रिज्या है। ठीक, इसका एक फार्मूला है MVR बराबर NH/2 पाई। n का मान क्या है? n मतलब होगा 1 2 3 4 यानी कि कक्षाएं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, अथवा अल्फ़ाबेट में KLMN। ठीक, और H क्या है? H आपका एक नियतांक है जिसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं और 2 की जगह 2 रहेगा और पाई का स्थान पे पाई का मान 22/7। ठीक, आगे देखिए नंबर तीसरा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
उसी कक्षा की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसी कक्षा की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी। यानी कि अगर ये है आपका न्यूक्लियस नाभिक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक जितनी त्रिज्या अधिक होगी, जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही ऊर्जा अधिक होगी। अगर यहाँ से ये देखिए, अगर एक कक्ष के विपरीत एक कक्ष के समान है, यानी कि के से नाभिक तक ऊर्जा उतनी कम यहाँ से आ गई, यहाँ से यहाँ तक यल से नाभिक तक ऊर्जा उससे अधिक यहाँ तक आ गई, यानी कि यम से नाभिक तक ऊर्जा सबसे अधिक और लास्ट में यन से नाभिक तक ऊर्जा सबसे अधिक। ठीक, त्रिज्या जितनी अधिक होगी उतना ही ऊर्जा अधिक होगा। ठीक, त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। ठीक, पहली दूसरी तीसरी कक्षाओं की नाभिक से दूरी अर्थात त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। यानी कि नाभिक से दूरी जितनी बढ़ेगी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक, नंबर चौथा, साधारणतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नवत ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। परमाणु जो है, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में निम्नवत यानी कि सबसे नीचे वाली कक्षा में रहते हैं। ठीक, सबसे नीचे वाली कक्षा में रहते हैं और यह अवस्था मूल अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट कहलाती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में स्थानांतरित होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से मूल कक्षा से यानी कि ग्राउंड स्टेट से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में यहाँ के यानी कि के यल यम में स्थानांतरित होता है तो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है, यानी कि ऊर्जा ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाता है, ऊर्जा ग्रहण करता है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक, तो वह उच्च कक्षाओं में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक, वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षाओं में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब ऊपर जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और जब नीचे आएगा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन किरणों के रूप में करेगा, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक, स्पेक्ट्रम के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी किया जाता है, किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाता है तब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक, ऊर्जा का अवशोषण या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा और इलेक्ट्रॉन उच्च से ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक, तो डेल्टा ई मतलब कुल ऊर्जा बराबर E2 माइनस E1। अगर यहाँ से E2 से यानी कि दूसरे कक्ष से E2 से अगर इलेक्ट्रॉन E1 में आएगा तो कुल ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? E2 माइनस E1 बराबर कुल ऊर्जा। ठीक, और बराबर H क्या है आपको बताया था? H एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं और C क्या है? प्रकाश की चाल अपान और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो किस रूप में करेगा? ऊर्जा किस रूप में निकलेगी? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में निकलेगी। वही विद्युत चुम्बकीय तरंगों को निकालने के लिए हम लैम्डा का प्रयोग करेंगे, यानी कि कितनी तरंगें निकल रही हैं। तो कितनी तरंगें निकल रही हैं तो कुल ऊर्जा पहले निकालेंगे। ठीक, पहले क्या निकालेंगे? पहले कुल ऊर्जा निकालेंगे। कुल ऊर्जा निकालने के बाद यहाँ पे H का मान रखेंगे। H का मान क्या होता है? हमेशा निश्चित होता है। और C का मान रखेंगे, यानी कि प्रकाश की चाल का मान रखेंगे। जब ये
इसका मान तीनों का ई का मान, एच का मान, सी का मान रख देंगे तो एच का लैम्डा का मान हमें निकल जाएगा। ठीक, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए बोर मॉडल की कमियां। ठीक, बोर बरी मॉडल की क्या कमियां, इनकी मॉडल में भी कमियां थी। नंबर पहला, बोर के मॉडल से केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ऊर्जा उत्सर्जन, मतलब एक परमाणु वाले आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन से अधिक वाले परमाणुओं या आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा अगर परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसी का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। अगर एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है तभी इसकी व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल से की जा सकती है। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे बोर का मॉडल फेल हो जाता है। ठीक, यह मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की भी व्याख्या नहीं कर सकता। यह मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, यानी कि हाइड्रोजन से ऊर्जा का स्पेक्ट्रम कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, यानी कि हाइड्रोजन से स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन को जब किसी बॉक्स में भरा जाता है हाइड्रोजन गैस को, और जब उस पर लाइट मारी जाती है तो वहाँ से स्पेक्ट्रम निकलता है। स्पेक्ट्रम जैसे वेब की ओर, यानी कि 7 रंगों जब निकलते हैं, 7 रंग निकलते हैं, उनमें कुछ रंग फेल हो जाते हैं, कुछ रंग यानी कि रंग तो नहीं निकलते, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो निकलती हैं उनमें कुछ तरंगें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, तो यह क्यों नहीं दिखाई देती हैं, यह बोर मॉडल नहीं बता पाया। यह मॉडल जीनोम प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक, यह मॉडल जो है जीनोम प्रभाव, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विघटन, और स्टार्क प्रभाव यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विघटन की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमीय रेखाओं का विघटन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमीय रेखाओं का विघटन कैसे हो रहा है यह नहीं बता पाया, और विद्युत क्षेत्र में भी यह नहीं बता पाया। यहीं पे ये फेल हो गया। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।